चलिए, लास्ट क्लास में आई थिंक हमने आर्क वेल्डिंग को देख चुका है। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन केमिकल वेल्डिंग, है ना। कुछ साउंड इशू था इस क्लास में, तो मैं फिर से इसे रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। हेडिंग रहेगी केमिकल वेल्डिंग। केमिकल वेल्डिंग केमिकल वेल्डिंग जैसे आर्क वेल्डिंग में हमने देखा था, आर्क वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते थे। इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते थे, विद्युत धारा का उपयोग करते थे। साथ ही साथ में इसका जो ताप था वो 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए था। और ये वेल्डिंग थोड़ी फास्ट होती है, बट टेम्परेचर हमें कितना चाहिए, 5500 डिग्री सेल्सियस। आप एसी सोर्स का भी यूज कर सकते थे, यहाँ पर डीसी सोर्स का भी यूज कर सकते थे। और थिक से थिक, मोटी से मोटी को भी अगर वेल्ड करना है तो आप आसानी से इस वेल्डिंग से वेल्ड कर सकते थे। बट सर केमिकल वेल्डिंग में हम जैसे यहां पर आर्क का यूज करते थे वेल्डिंग के लिए, वैसे ही केमिकल वेल्डिंग में हम फ्लेम का यूज करेंगे या केमिकल रिएक्शंस का यूज करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिकल करंट यूज नहीं होगा। इस वेल्डिंग में इलेक्ट्रिकल करंट यूज नहीं होगा। इन दिस वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल करंट आर नॉट यूज। इस वेल्डिंग में इलेक्ट्रिकल करंट का उपयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, इस वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रिकल करंट का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इस वेल्डिंग में विद्युत धारा का उपयोग नहीं किया जाता। चूंकि विद्युत धारा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब हम इस वेल्डिंग को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसे आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आर्क डेवलप नहीं होता। इसमें हम क्या यूज करते हैं, या तो फ्लेम यूज करेंगे या केमिकल रिएक्शन उपयोग करते हैं। इस वेल्डिंग में हम केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया का उपयोग करते हैं। इस वेल्डिंग का जो तापमान होता है, इस वेल्डिंग का जो तापमान होता है वो 3500 डिग्री तक मैक्सिमम जा सकता है। जबकि इस वेल्डिंग में जो तापमान था वो 5500 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए था। बट इस वेल्डिंग में हमको तापमान मैक्सिमम 3500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, या इस वेल्डिंग का जो टेम्परेचर है वो 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा। ठीक है, आर्क वेल्डिंग की तुलना में इसमें अगर कॉस्ट की बात करें तो थोड़ा सा इक्विपमेंट में कम कॉस्ट बैठती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है सर, कि इसमें हीट अफेक्टेड जोन ज्यादा होता है। मतलब आर्क वेल्डिंग में मान लीजिए अगर हमें इस जॉब को वेल्ड करना था, तो आर्क वेल्डिंग इसी पोर्शन पर आर्क देता था, इसी पोर्शन पर आर्क देता था, जिसके कारण इतना ही क्षेत्र गर्म होता था। बट केमिकल वेल्डिंग में जैसे अगर मान लीजिए मैंने गैस वेल्डिंग का यूज किया, तो गैस वेल्डिंग में हम फ्लेम का यूज करते हैं, चिंगारी का यूज करते हैं। तो फ्लेम क्या करेगा, इस पूरे क्षेत्र को गर्म कर देगा, इतने क्षेत्र को गर्म कर देगा। जबकि हमें वेल्ड ये पोर्शन को करना था, बट वो इस इतने सेक्शन को गर्म कर देगा। मतलब इसके ऊष्मा
से जो प्रभावित क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, ताप से प्रभावित क्षेत्र बढ़ जाएगा, हीट अफेक्टेड जोन का वैल्यू बढ़ जाएगा, जिसके कारण इस वेल्डिंग के आसपास में फिर से एक बार ऊष्मा उपचार हो जाता है, हीट ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर हीट ट्रीटमेंट हो गया तो जाहिर सी बात है इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, इनके जो गुण हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा लॉस है इस वेल्डिंग में कि हीट अफेक्टेड जोन इसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो केमिकल वेल्डिंग्स में हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं। इसका जो तापमान है वो मैक्सिमम 3500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जाता है, जबकि आर्क वेल्डिंग में हमको 5500 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। हीट अफेक्टेड जोन की अगर बात करें कि सर ऊष्मा के कारण जो बदलने वाला क्षेत्र है या गर्म होने वाला क्षेत्र है, तो वो हमें आर्क वेल्डिंग में कम मिलता है और गैस वेल्डिंग में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो गैस वेल्डिंग है ये भी दो प्रकार से हम गैस वेल्डिंग में दो वेल्डिंग देखेंगे। सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। मतलब जो केमिकल वेल्डिंग है उसमें हम दो वेल्डिंग देखेंगे। केमिकल वेल्डिंग जो है इसमें हम दो वेल्डिंग देखेंगे। फर्स्ट, मैंने पहली क्लास में वैसे टेबल बना दिया है, एक है गैस वेल्डिंग और दूसरा है थर्मिट वेल्डिंग। हमें जो सबसे ज्यादा ट्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गैस वेल्डिंग से पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम गैस वेल्डिंग, हेडिंग डाल लीजिए गैस वेल्डिंग, हेडिंग डाल लीजिए गैस वेल्डिंग। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग हेडिंग रहेगी हमारी गैस वेल्डिंग। चलिए देखिए, आपके सामने गैस वेल्डिंग का सिंपल सा डायग्राम दिख रहा है। इस गैस वेल्डिंग में नाम से समझ में आ रहा है कि सर हम गैसेस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? गैसेस का यूज करेंगे, और गैसेस को जलाकर, गैस को जलाकर फ्लेम उत्पन्न होती है, जिसकी सहायता से वेल्डिंग करते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है गैस वेल्डिंग में गैस यूज हो रही है, तो कौन कौन सी गैस यूज होगी? तो सर एक वो गैस जो जलाने में मदद करती हो और वो गैस जो जलती हो। ठीक है, मतलब एक ऐसी गैस जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिली हो, जिसमें ईंधन हो, ऊष्मा हो, और दूसरी जो इस हाइड्रोजन और कार्बन को जलाने का काम करे। तो हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए या किसी भी ईंधन को जलाने के लिए जो गैस आवश्यक है वो ऑक्सीजन है, और ईंधन अगर आपको चाहिए तो हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होगा। तो सर हाइड्रोजन और कार्बन से मिली हुई एक गैस है जिसका नाम है C2H2, मतलब इसको हम बोलेंगे एसिटिलीन। और दूसरी इसको जलाने के लिए जो गैस यूज होगी वो क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। तो हम यहां पर दो गैस का यूज करते हैं जो आपके सामने यहां डायग्राम में दिखाया गया है। एक सिलेंडर आपको ये दिख रहा है और दूसरा सिलेंडर आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको महरून कलर का सिलेंडर दिख रहा है, महरून कलर का जो सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर एसिटिलीन का है। ये सिलेंडर किसका है सर? एसिटिलीन का है। तो ये जो महरून कलर का सिलेंडर है ये एसिटिलीन का सिलेंडर है, मतलब एसिटिलीन के सिलेंडर का जो कलर होता है वो महरून होता है। एसिटिलीन सिलेंडर में जो दाब होता है वो 10 से लेके 15 बार तक होता है। ठीक है, इसी बार को आप केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी गैस होती है? तो याद रखना, एसिटिलीन के साथ कुछ मात्रा में
कुछ मात्रा में एसीटोन मिलाते हैं, कुछ मात्रा में एसीटोन मिलाते हैं। एसिटिलीन के साथ कुछ मात्रा में हम एसीटोन की मात्रा मिलाते हैं, ठीक है। रंग है महरून, दाब है 10 से 12 केजी पर मीटर क्यूब या उसी को बार, और इसमें रहता कौन है, एसिटिलीन के साथ कुछ मात्रा में एसीटोन रहता है, ठीक है। इसके ऊपर देखो, यहां पर आपको दिख रही होंगी ये कुछ वॉल, ये वॉल, ये प्रेशर रेगुलेटर्स कहलाते हैं। ये दाब को बताते हैं कि यहां पर कितना दाब है और साथ ही साथ कितने दाब में हमें खोलना है। तो सर यहां पर कहीं ना कहीं आपको देखो इस डायग्राम में इस प्रकार से अरेंजमेंट दिख रहा है जिस पर ये रेगुलेटर्स वगैरह कनेक्ट हैं। मींस इस सिलेंडर के ऊपर वाले पोर्शन पर थ्रेड लगी होंगी, इस ऊपर वाले पोर्शन पर चूड़ियां लगी होंगी, चूड़ियां लगी होंगी। ये जो थ्रेड होती हैं, ये जो चूड़ियां हैं, ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है, लेफ्ट हैंड थ्रेड है। कौन सी थ्रेड है सर, ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है, ठीक है। कौन सी थ्रेड है जी, ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है। यहां पर जो चूड़ी लगी हुई है वो कौन सी है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेफ्ट हैंड थ्रेड है यहां पर, ठीक है। इसके साइड में जो ब्लैक कलर का सिलेंडर आपको दिख रहा है, कलर है इसका ब्लैक, काला कलर है। तो काले कलर का जो सिलेंडर है सर वो है ऑक्सीजन का सिलेंडर। काले कलर का जो सिलेंडर है वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है। देखने में ये बड़ा है, ठीक है, एसिटिलीन से बड़ा होता है। एसिटिलीन से कैसा होता है, बड़ा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गैस वेल्डिंग में 2 सिलेंडर सामने रखे हुए हैं, हम बिना देखे कैसे बता सकते हैं कि वह ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कलर और दूसरा ऑप्शन साइज, ठीक है। साइज में ये बड़ा होता है और इसका डायामीटर इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। साइज में ये बड़ा होता है, लेंथ में ज़्यादा होता है और साथ ही साथ में इसका कलर ब्लैक होता है। तीसरी चीज, इस पर जो दाब होगा, इस पर जो हम ऑक्सीजन यूज करते हैं उसका जो दाब होता है ये 120 से लेके 150 के बीच में आप रख सकते हो। 120 से लेके 135 याद रखना है आपका, है ना। 120 से लेके 135 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसी को लिख सकते हो बार, दोनों एक ही चीज है। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या इसी को आप लिख सकते हो बार। तो सर यहां पर इसका जो दाब होता है वो दाब का वैल्यू, जो प्रेशर का वैल्यू है वो कितना होता है, 120 से लेके 135 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप बात करते हैं आगे इसकी, इसमें क्या होता है, तो 100% ऑक्सीजन ही होता है। सर इसका जो सिलेंडर है ना वो बेसिकली स्टील का बनाया जाता है, बट ये सिलेंडर जो है वो सीमलेस होता है, सीमलेस सिलेंडर होता है। और किसका होगा, स्टील का। ये जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो सीमलेस होता है। सीमलेस का मतलब ये है कि इस सिलेंडर में आपको कहीं पर भी बीच में जॉइंट नहीं मिलेगा। जबकि एलपीजी में आप देखो, घर पे जो एलपीजी यूज करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा सिलेंडर के बीच में राउंड अप, ये बीचों बीच में आपको जॉइंट नजर आता है, ठीक है, बीचों बीच में जॉइंट नजर आता है। बट इस सिलेंडर में आपको कोई भी जॉइंट नजर नहीं आएगा। मीन्स ये सीमलेस सिलेंडर होता है और स्टील का बना होता है, जिस पर गैस का प्रेशर 120 से 135 बार होता है। साइज में एसिटिलीन की तुलना में ये बड़ा होता है, कलर में काला होता है। अब ऊपर इसमें भी प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल लगी रहती हैं। इस प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल में भी आपको देखने को क्या मिलेगा, सिलेंडर के हेड पर थ्रेड, सिलेंडर के हेड पर चूड़ियां, क्योंकि यहां कसना पड़ेगा। तो यहां पर जो चूड़ियां होगी, यहां पर जो थ्रेड होंगी, ये थ्रेड होती है सर राइट हैंड, राइट हैंड थ्रेड होती है। कौन सी थ्रेड होती है जी, राइट हैंड थ्रेड होती है, ठीक है। तो इसमें राइट हैंड थ्रेड का उपयोग करते हैं हम। मतलब अगर बाएं और चूड़ी मुड़ी हुई है तो वो महरूम कलर के एसिटिलीन की होंगी, और अगर दाएं और चूड़ी मुड़ी हुई है तो वो होती है आपके ऑक्सीजन की थ्रेड या ऑक्सीजन की चूड़ियां। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसी पर और भी बातें करते हैं।
इसके बाद आप देखिए ये वाला जो पोर्शन, ये तो हो गया गैसेस का। गैसेस से हमने दो पाइप दे दिए, एक रेड कलर का महरून कलर का जो पाइप दिख रहा है ये आपका एसिटिलीन का होगा, और ब्लैक कलर का जो पाइप दिख रहा है ये पाइप होगा आपका ऑक्सीजन का। इन दोनों पाइप को हम इस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर लेके आते हैं, इस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर लेके आते हैं। इस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर एक चेंबर होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्सिंग चेंबर। क्या कहते हैं सर? मिक्सिंग चेंबर, मिलने वाला चेंबर, मिलने वाला टैंक, मिलने वाला हिस्सा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन किस जगह पर मिलती हैं? तो आप बताना है ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्सिंग चेंबर में मिलती है। नाम से समझ में आ रहा है कि वो चेंबर कैसा है, मिक्सिंग चेंबर है। और ये मिक्सिंग चेंबर कहाँ होता है? टॉर्च में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है टॉर्च के किस हिस्से पर ये दोनों मिलती हैं? तो टॉर्च के मिक्सिंग चेंबर पर, टॉर्च के मिक्सिंग चेंबर पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिलती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यहां से जो वॉल ओपन करते हैं, या मान लीजिए इस जगह पर आपने वॉल लगाया है, तो यहां जो वॉल ओपनिंग होगी, ये तो अलग से सिलेंडर रखे जाएंगे, यहां वॉल लगा देते हैं हम, है ना। इस पॉइंट पर वॉल लगा दिया जाता है, निडल लगा दिया जाता है, एक ब्लैक कलर का और एक मैरून कलर का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस वॉल को पहले ओपन किया जाता है, किस वॉल को पहले ओपन किया जाता है? तो याद रखना एसिटिलीन का वॉल, एसिटिलीन का वॉल पहले ओपन होता है, पहले ओपन होता है। एसिटिलीन का वॉल पहले ओपन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का वॉल ओपन करते हैं, ऑक्सीजन का वॉल ओपन करते हैं। तो पहले कौन सा वाल्व खोला जाता है? सर पहले एसिटिलीन का वाल्व खोला जाता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन का वाल्व खोला जाता है, और दोनों जो गैसेस हैं वो मिक्सिंग चेंबर में मिक्स होती हैं, और मिक्सिंग चेंबर में मिक्स होने के बाद में इधर आगे बढ़ती हैं, और जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगी तो इस जगह पर ये दोनों गैस आपस में मिली हुई हैं। हम हल्का सा यहाँ से फ्लेम देंगे, पहले हल्की सी हम आग जलाएंगे और ये गैस जलना प्रारंभ हो जाएंगी, ये गैस जलना चालू हो जाएंगी। अब जब गैस चालू हो गई तो यहाँ से निकल रही होगी क्या? फ्लेम। यहाँ से निकल रही होगी चिंगारी, यहाँ से फ्लेम निकल रही है। ये जो फ्लेम है ना, ये भी यहाँ से देने वाले ऑक्सीजन और एसिटिलीन के अनुपात पर निर्भर करती हैं कि आप ऑक्सीजन का अनुपात ज़्यादा रख रहे हैं या एसिटिलीन का अनुपात ज़्यादा रख रहे हैं या दोनों का अनुपात बराबर रख रहे हैं। उसके आधार पर यहाँ पर चिंगारी या फ्लेम निकलती है। तो जो ये फ्लेम निकलेंगी, ये भी फ्लेम तीन प्रकार की होगी। ऐसी एक फ्लेम होगी जहां ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, एक ऐसी फ्लेम होगी जहां एसिटिलीन ज़्यादा होगा, एक ऐसी फ्लेम निकलेगी जहां पर दोनों की मात्रा बराबर होगी। तो ये फ्लेम भी तीन तरीके की निकलेंगी। आगे जाके हम देखेंगे कि किस फ्लेम का उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा और देखें यहाँ पर। सर इस वेल्डिंग में वेल्ड करने के लिए जो टॉर्च का जो एंगल है, ये टॉर्च का एंगल 60 से लेके 75 डिग्री तक रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 60 से लेके 75 डिग्री तक रखा जाता है। और ये जो फिलर रॉड यहाँ यूज़ कर रहे हैं आप, ये जो फिलर रॉड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इस फिलर रॉड का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री के आसपास रखते हैं, बस 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री। और अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो आप 30 के साथ जाए, सबसे ज़्यादा 30 डिग्री यूज़ करते हैं। तो फिलर रॉड का जो एंगल है वो कितना होता है जी? 30 डिग्री का एंगल होता है। और इस पे याद करेंगे 60 डिग्री से 75, मैक्सिमम 75 ले सकते हैं आप, ठीक है। 60 से 75 के बीच में होता है, बट यहाँ पर ये एवरेज है। कुछ जगह पर आपको 40 से 55 के बीच भी मिलेगा। वो अभी हम देखेंगे कि जो वेल्डिंग के प्रकार हैं, वेल्डिंग में आप लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं या राइट वर्ड जा रहे हैं, उसके आधार पर थोड़ा वेरी कर सकता है। लेकिन अभी सिंपल पूछता है ना, लेफ्ट वर्ड पूछा ना राइट वर्ड पूछा, डायरेक्ट पूछता है कि गैस वेल्डिंग में जो नोजल या जो टॉर्च है उसको कितने डिग्री पर रखा जाता है। तो 60 to 75 के बीच में आपको आंसर देखना है। और साथ ही साथ में अगर आपको फिलर रॉड का एंगल पूछा है तो 30 आपको ध्यान में रखना है।
क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं, अब आगे ठीक है। आगे हम देखते हैं कि सर जी यहाँ से जो फ्लेम निकल रही हैं वो फ्लेम कितने प्रकार की होती हैं और इनका उपयोग किस चीज के लिए करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हो गया इतना नोट करके, चलिए आगे लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेम। टाइप्स ऑफ फ्लेम, फ्लेम के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्लेम, फ्लेम के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहला फ्लेम होगा, सबसे पहला फ्लेम होगा न्यूट्रल फ्लेम। हमने बोला फर्स्ट फ्लेम इज न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम उन फ्लेम को कहते हैं, यहाँ डायग्राम में देखिए आपको एक सिंपल सा फ्लेम का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे ये आपका टॉर्च वाला हिस्सा है और यहाँ से जो आग निकल रही है ये न्यूट्रल फ्लेम है। यहाँ से जो चिंगारी निकल रही है ये न्यूट्रल फ्लेम की है, जिसमें आपको दो जोन नज़र आ रहे होंगे, जिसमें आपको दो जोन नज़र आ रहे होंगे। ये जो अंदर वाला जोन है इसको हम बोलते हैं इनर जोन। इनर जोन जिसका कलर होता है सफ़ेद, वाइट। और ये वाला जो जोन है दैट इज़ आउटर जोन। आउटर जोन जिसका कलर होता है सर ब्लू, ठीक है, जिसका कलर होता है ब्लू। हम जो टेम्परेचर काउंट करते हैं वो टेम्परेचर काउंट करते हैं इनर जोन का, और इनर जोन का जो टेम्परेचर होगा ये 3100 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलता है। कितना मिलता है जी? 3100 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलता है। कितना मिलता है? 3100 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन को बराबर मात्रा में रखा जाता है। मीन्स ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होगा वो आपका 1:1 होगा। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात जो होगा वो 1:1 होगा। इनर जोन का जो या इस फ्लेम का जो तापमान होगा वो 3100 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी फ्लेम का उपयोग करते हैं तो आप बताएंगे सर न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली फ्लेम जो है वो न्यूट्रल फ्लेम है, जिसका तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बराबर होती है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो 1:1 के रूप में रहता है। अब बात करते हैं सर कि इसका उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं। तो जनरली हम इसका जो उपयोग है वो इसका उपयोग कास्ट आयरन के लिए, अगर सिंपल एक ही धातु देखना है तो आप क्या बताओगे? कास्ट आयरन के लिए करते हैं। लेकिन साथ ही साथ में आप इसमें एल्यूमिनियम के लिए कर सकते हो, कॉपर के लिए कर सकते हो, मैग्नीशियम के लिए कर सकते हो, माइल्ड स्टील के लिए कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आप कॉपर को वेल्ड करने के लिए कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को वेल्ड करने के लिए कर सकते हैं, इसमें एमएस को वेल्ड करने के लिए कर सकते हैं। बट अधिकांशतर इसका यूज हमने देखा है कास्ट आयरन के लिए करते हैं। और जहां पर कास्ट आयरन की वेल्डिंग होती है तो याद रखना प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। प्री हीटिंग मतलब होता है कि वेल्डिंग करने से पहले इसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है, जिससे वेल्ड पार्ट जो है वो मजबूत हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि किस धातु को वेल्ड करने के लिए प्री हीटिंग की आवश्यकता होती है, पहले से गर्म करने की आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे वो कास्ट आयरन है। और कास्ट आयरन को वेल्ड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप कॉपर, एल्यूमिनियम और माइल्ड स्टील को भी वेल्ड इससे कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास अगली जो है दूसरा जो फ्लेम है, ये दूसरा फ्लेम है सर कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है। सेकेंड फ्लेम है आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम। इस कार्बोराइजिंग फ्लेम को हम
रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। इस कार्बोराइजिंग फ्लेम को हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इस फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको एक्सेसिव एसिटिलीन फ्लेम भी कहते हैं। इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? एक्सेसिव एसिटिलीन फ्लेम, मतलब अधिक मात्रा फ्लेम, एसिटिलीन की अधिक मात्रा वाली फ्लेम, या रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब कम, सबसे न्यूनतम वाली फ्लेम, या इसको बोलते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है, कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। सर इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 जोन होते हैं। एक आपका आउटर जोन होता है जो ब्लू कलर का होगा, एक इनर जोन होगा जो आपका वाइट कलर का होगा, और एक फेदर जोन होता है। इसमें एक अलग से फेदर जोन आता है। ये जो फेदर जोन है वो लाल कलर का दिखता है, बीच में हल्की हल्की लाल चिंगारी आती है। और ऐसा क्यों होता है? लाल चिंगारी क्यों देते हैं? क्योंकि सर यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यहाँ पर एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो अनुपात देखोगे आप, तो ये मिलेगा 0.9 अनुपात 1 के अनुपात में। मतलब सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। यहां पर अगर आप ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात देखोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा 0.9 और एसिटिलीन 100%। ठीक है, 0.9 और 100% हो गया, मतलब ऑक्सीजन कम है और एसिटिलीन ज़्यादा है, इसलिए रेड कलर का फेदर जोन निकल के आता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम के 3 नाम याद रखना, एक तो कार्बोराइजिंग, दूसरा रिड्यूसिंग मतलब कम करने वाली, या अधिक एसिटिलीन, एक्सेसिव एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं, जिसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है, अनुपात 0.9 to 1 होगा। और इस पे एक एक्स्ट्रा जोन आता है जिसका नाम है फेदर जोन, जिसका रंग है लाल कलर का। बात करते हैं सर तापमान की। तापमान हमेशा आपको वाइट जोन वाला याद रखना है, और इसका तापमान होता है 2900 डिग्री सेल्सियस। तापमान कम देगा क्योंकि पूरा जल नहीं पा रहा है, जलने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वो नहीं मिल पा रही है। मतलब तापमान कितना देगा सर जी? 2900 डिग्री सेल्सियस देगा। तापमान का वैल्यू है 2900 डिग्री सेल्सियस। अब कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो जहां पर हमें हार्ड सतह चाहिए, वेल्डिंग के बाद उसकी सतह को हार्ड करना हो, उन जगह पर कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग होता है। मतलब कार्बोराइजिंग फ्लेम का अधिकांशतः उपयोग जो है वो हाई कार्बन स्टील में करेंगे हम। किस में करेंगे सर? हाई कार्बन स्टील में करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद चाहे तो आप मीडियम कार्बन स्टील में भी यूज कर सकते हैं, निकल के साथ इसका यूज कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन होता है वो हाई कार्बन स्टील के साथ होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो हाई कार्बन स्टील के साथ होता है। कहाँ करेंगे? जहाँ पर हमें वेल्डिंग के बाद में उस सतह को हार्ड करने की आवश्यकता हो या वह सतह हार्ड होती हो। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, इसका जो उपयोग है वो थोड़ी पतली जॉब के लिए किया जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल। कारण क्या है? तापमान कम है। सर जो तीसरा जो फ्लेम है उस फ्लेम को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, या इसी फ्लेम को हम बोलते हैं एक्सेसिव ऑक्सीजन फ्लेम, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है एसिटिलीन की तुलना में। अगर ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का अनुपात देखें तो ये आपको मिलेगा 1:1.5, मतलब 150% ऑक्सीजन है। ठीक है, 150% ऑक्सीजन अगर 1 किलो या 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब आपका एसिटिलीन है,
तो 1.5 लीटर या 1.5 किलो या 1.5 मीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है इसमें फ्लेम जो होगी वो बड़ी होगी, तापमान जो होगा ज़्यादा होगा। इसमें भी आपको दो जोन नज़र आते हैं, एक आउटर ब्लू जोन और एक इनर जोन, जिसको वेरी वाइड जोन कहते हैं। और इस इनर जोन का जो तापमान होता है वो 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो प्रैक्टिकली 3200 के आसपास आता है, लेकिन हमने 200 का डिफरेंस रख दिया है, तो 3300 डिग्री सेल्सियस माना है। ठीक है, मतलब गैस वेल्डिंग का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 3200-3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। 3200-3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। ये आपके गैस वेल्डिंग का अधिकतम तापमान है, क्योंकि इससे ज़्यादा ताप इस वेल्डिंग में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका 3300। हमने मोटा मोटा देखा भी है कि केमिकल वेल्डिंग में 3500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान मिलता है। साथ ही साथ में इसका जो उपयोग है, इसका जो यूटिलाइजेशन है, इसका जो यूज होगा वो थोड़ा याद रखेंगे हम। थोड़ी मोटी वर्कपीस के लिए इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि तापमान ज़्यादा है, तो मोटी वर्कपीस के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद में जो जो कॉपर के एलॉय होते हैं, जो कॉपर के एलॉय होते हैं, मिश्र धातु होती हैं, जो एल्यूमिनियम के एलॉय होते हैं, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती हैं, उसमें उपयोग करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो ब्रास, ब्रॉन्ज और गोल्ड के लिए होता है। किसके लिए होता है सर, ब्रास के लिए होता है, ब्रॉन्ज के लिए होता है और गोल्ड के लिए होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है वो ब्रास, ब्रॉन्ज और गोल्ड के लिए होता है। ये रट लेना, ब्रास, ब्रॉन्ज और गोल्ड के लिए होता है। किसके लिए होता है, ब्रास, ब्रॉन्ज और गोल्ड के लिए होता है। ये काम की बात है कि सर ये जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है वो ब्रास, ब्रॉन्ज और गोल्ड के लिए उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ में आप कॉपर के एलॉय और एल्यूमिनियम के एलॉय में भी या मिश्र धातुओं में भी जोड़ने के लिए कर सकते हैं। और काम की बात यह है कि भैया ये जो है ना, स्टील की वेल्डिंग नहीं करता, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि स्टील की और एल्यूमिनियम की वेल्डिंग अगर इससे करते हैं तो ऊपर पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। किसकी परत जम जाती है, ऑक्साइड की परत जम जाती है। ये ऑक्साइड की परत जमने के कारण वो जल्दी टूट जाता है या जल्दी ब्रेक हो जाता है। इसलिए स्टील और एल्यूमिनियम की वेल्डिंग इससे नहीं करते हैं। अगर स्टील और एल्यूमिनियम की वेल्डिंग हमको करना है तो हमारे पास में न्यूट्रल फ्लेम है जिसका हम उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, हम न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं तो स्टील और एल्यूमिनियम की वेल्डिंग इससे नहीं कर सकते। हम जनरली किसकी करते हैं, ब्रास की करते हैं, कॉपर की ब्रास की करते हैं, ब्रॉन्ज की करते हैं, गोल्ड की करते हैं, कॉपर से बने एलॉय की करते हैं, एल्यूमिनियम से बने एलॉय या मिश्र धातुओं की करते हैं। क्लियर है इतना। ये थी आपके टाइप्स ऑफ फ्लेम, ये थी आपकी टाइप्स ऑफ फ्लेम। अब आगे हम बात करते हैं इनकी टेक्निक की। गैस वेल्डिंग की कुछ टेक्निक होती हैं, उस टेक्निक पर हम बात करते हैं कि गैस वेल्डिंग में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। तो सर गैस वेल्डिंग में आप देखेंगे आप दो तरीके की टेक्निक यूज कर सकते हो। गैस वेल्डिंग में आप दो तरीके की टेक्निक यूज कर सकते हो। टेक्निक नंबर फर्स्ट, गैस वेल्डिंग में दो तरीके की आप टेक्निक यूज कर सकते हो। टेक्निक नंबर फर्स्ट जो है, टेक्निक नंबर फर्स्ट कहलाती है फॉरवर्ड टेक्निक। फॉरवर्ड टेक्निक, फॉरवर्ड टेक्निक। और टेक्निक नंबर सेकंड कहलाती है बैकवर्ड टेक्निक। बैकवर्ड टेक्निक। ठीक है, फॉरवर्ड टेक्निक और बैकवर्ड टेक्निक, दो टेक्निक का हम यूज करते हैं, फॉरवर्ड टेक्निक और बैकवर्ड टेक्निक। ये जो फॉरवर्ड टेक्निक है, जो फॉरवर्ड टेक्निक है वो राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है। देखो इसका जो डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, इसलिए इसको हम और एक नाम से जानते हैं, लेफ्ट वर्ड टेक्निक कहते हैं। और जो बैकवर्ड टेक्निक है, बैकवर्ड टेक्निक वो लेफ्ट से राइट की ओर डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको हम राइट वर्ड टेक्निक भी कहते हैं, राइट वर्ड टेक्निक भी कहते हैं।
राइटवर्ड टेक्निक भी कहते हैं। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? राइटवर्ड टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, राइटवर्ड टेक्निक में जो टॉर्च होता है, राइटवर्ड टेक्निक में जो टॉर्च होता है ये राइट हैंड पर होता है, और जो आपका फिलर रॉड है, फिलर रॉड जो है वो लेफ्ट हैंड पर होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे लेफ्टवर्ड टेक्निक में, तो लेफ्टवर्ड टेक्निक में जो टॉर्च होगा, टॉर्च वो लेफ्ट हैंड पर होगा, और जो फिलर रॉड है, फिलर रॉड है वो आप देखेंगे राइट हैंड की ओर होता है। फिलर रॉड जो है वो राइट हैंड की ओर होता है। सर जी जो बैकवर्ड टेक्निक होती है वो अच्छी टेक्निक होगी। देखो बैकवर्ड टेक्निक में यहाँ पर जो एंगल होगा, ये जो टॉर्च का एंगल होगा वो 40 से लेके 55 डिग्री के 50 मान लो, है ना, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। और ये जो फिलर रॉड का जो, सॉरी कुछ गड़बड़ बोल दिया मैंने, ये जो टॉर्च है उस टॉर्च का जो एंगल होगा वो 40 से 50 डिग्री के आसपास होगा। और जो फिलर रॉड का जो टेम्परेचर है, ये फिलर रॉड का टेम्परेचर 30 डिग्री पर होगा। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी फिलर रॉड का जो टेम्परेचर होगा, फिलर रॉड का जो टेम्परेचर होगा दैट इज 30 डिग्री। बट यहां हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। रीजन क्या है सर? कि टॉर्च के तरफ ही आप देख रहे होंगे ये बीड जो वेल्डिंग वाला मटेरियल है वो है, तो यहां पर 40-50 डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको 60 से लेके जो 75 डिग्री सेल्सियस का, यार मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर जो एंगल होगा, बार बार टेम्परेचर नाम आ रहा है, यहां पर जो एंगल होगा, ये जो बीड लग रहा है ना, तो बीड की वजह से यहां जो एंगल होगा ये एंगल 60 डिग्री से लेके 75 डिग्री के बीच में होगा। मतलब इस साइड पर जो फॉरवर्ड टेक्निक यूज करेंगे, उस फॉरवर्ड टेक्निक में टॉर्च के तरफ ही बीड होता है, इसलिए टॉर्च का जो कोण है वो 60 अंश से 75 अंश के बीच में रखेंगे। लेकिन बैकवर्ड टेक्निक में जो है वो फिलर रॉड तरफ बीड होता है, जो बीड है वो फिलर रॉड तरफ होता है। इसलिए हम टॉर्च का एंगल अगर कम भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 40 से लेके 50 डिग्री का एंगल रखा जाता है। अब देखिए इसको अगर आप वेल्ड कर रहे हैं तो इसको वेल्ड करने में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तापमान ज़्यादा लगेगा, तापमान ज़्यादा लगेगा। क्यों तापमान ज़्यादा लगेगा सर? क्योंकि जो आपका जुड़ा हुआ भाग है वो इधर है और जिसको जोड़ना है वो इधर है। तो आपकी जो चिंगारी है, जो फ्लेम है, वो हर हमेशा ये नई चीज को पिघलाने के काम आएगी। ये नई चीज पिघलाते जाएगी, नई चीज पिघलाते जाएगी, नया जॉब को पिघलाते जाएगी। मतलब इसमें तापमान थोड़ा ज़्यादा लगेगा, साथ ही साथ में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और स्पीड इसकी थोड़ी कम होगी, स्पीड इसकी थोड़ी कम होगी। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लेम इसी साइड पर है, ये वाला बीड वाला पोर्शन पहले से गर्म है, जो इसको तो गर्म करके रखेगा। हल्का सा फ्लेम दिया, ये और ज़्यादा पिघल जाएगा, ये फिलर रॉड और ज़्यादा पिघलते जाएगी और वेल्डिंग जल्दी से जल्दी होने लगेगी। मतलब यहाँ पर जो है समय कम लगेगा, इसमें तापमान कम लगेगा, और साथ ही साथ में ये थोड़ी सी फास्ट होगी, साथ ही साथ में थोड़ी सी फास्ट होगी। मतलब अच्छी टेक्निक कौन सी हमारी? बैकवर्ड टेक्निक है। अच्छी टेक्निक कौन सी सर? बैकवर्ड टेक्निक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, फॉरवर्ड टेक्निक और बैकवर्ड टेक्निक से भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बैकवर्ड टेक्निक को हम क्या कहते हैं? राइटवर्ड टेक्निक कहते हैं, जिसमें टॉर्च राइट साइड पर रहता है और फिलर रॉड लेफ्ट साइड पर रहती है, और जो बीड है, बीड जो है वो फिलर रॉड तरफ होता है, बीड जो है वो फिलर रॉड तरफ होता है। बट जो फॉरवर्ड टेक्निक है इसको राइट हैंड टेक्निक कहते हैं, जिसमें टॉर्च राइट हैंड साइड पर होता है, फिलर रॉड लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, बीड जो है वो टॉर्च की तरफ होता है, टॉर्च के साइड में होता है। इसमें फॉरवर्ड टेक्निक में जो टॉर्च का एंगल है वो ज़्यादा होता है बैकवर्ड की तुलना में, ठीक है। बट बैकवर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कम तापमान लगेगा, कम समय लगेगा, स्पीड इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फॉरवर्ड आप यूज़ कर रहे हो, तापमान आपको ज़्यादा लगेगा, समय आपको ज़्यादा लगेगा, स्पीड आपकी कम रहेगी, धीरे धीरे वेल्ड करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम दो टेक्निक का यूज़ करते हैं, एक फॉरवर्ड टेक्निक और दूसरा होता है बैकवर्ड टेक्निक। क्लियर है?
यहाँ पर होती है आपकी गैस वेल्डिंग खत्म, यहाँ पर होती है गैस वेल्डिंग खत्म। अगली क्या थी सर इसमें? थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, अगली वेल्डिंग क्या थी जी? थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग देखो डायग्राम में आपके सामने दिख रहा है। थर्मिट वेल्डिंग में क्या करते हैं हम? थर्मिट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और ऑक्साइड यूज करते हैं। किसका? मेटल का। ठीक है, एल्यूमिनियम और मेटल का ऑक्साइड यूज करते हैं। एल्यूमिनियम और मेटल के ऑक्साइड को हम एक पोरिंग बेसिन में गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में एक साचा बनाया जाता है। उस साचा में उसको ढाल दिया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि सर जी यहाँ पर हमें इस रेलवे ट्रैक का वेल्डिंग करना था, इस रेलवे ट्रैक को हमें जोड़ना था। तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर हमने एक मेटल के ऑक्साइड लिए और मेटल के ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के पाउडर को जोड़ दिया। मेटल का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का पाउडर को जोड़ दिया। क्या बोला मैंने? कि सर हमने यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का पाउडर को जोड़ दिया, एल्यूमिनियम के पाउडर को जोड़ दिया और इसको हमने गर्म किया। अच्छा, इसका अनुपात भी होता है, मेटल के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का अनुपात भी होता है। ये आपका 3:1 में होता है। मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो 3:1 में होता है। इस अनुपात में मिला के इसको एक भट्टी में, ऊपर साइड पर एक भट्टी लगी हुई आपको नजर आ रही है, उस भट्टी में हम इसको गर्म कर देते हैं। इस भट्टी का नाम है क्रूसिबल फर्नेस। क्रूसिबल फर्नेस, इस क्रूसिबल फर्नेस में हम इसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद ये नीचे पर एक साचा लगा रहता है। जिस साचे में, जिस तरीके का हमें इसे वेल्ड करना है वो साचा बना देते हैं और उसी साचे में ये लिक्विड मोल्टेन मेटल, पिघला हुआ धातु जो है वो यहाँ पर आ जाता है और जुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार का शेप बना के दे देगा वो, है ना। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? थोड़ा सा एक डायग्राम और देखें। यहाँ पर इस प्रकार से, इस तरीके से होता है। यह है आपकी क्रूसिबल फर्नेस, यह है आपकी क्रूसिबल फर्नेस जिसमें एल्यूमिनियम और मेटल ऑक्साइड को हम मिला देते हैं। अब मेटल ऑक्साइड इधर कर दिए तो एल्यूमिनियम इधर हो गया, मतलब इनका जो रेशियो है अब 3:1 ना होके क्या हो जाएगा? 1:3, है ना। ये होता है 3 भाग, ये होता है 1 भाग। तो 1:3 के अनुपात में हमने इसको मिला दिया। 1:3 के अनुपात में मिलाने के बाद इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में ऊपर पर जो कचरा वगैरह है, जिसको हम एल्यूमिनियम स्लज कहेंगे, ये ऊपर आ जाएगा और जो पिघली हुई धातु है, जो मोल्टेन मेटल है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इस मोल्टेन मेटल को हम एक साचा के थ्रू डायरेक्ट हम उस जगह भेज देंगे जहाँ पर हमें वेल्डिंग करना है। ठीक है, डायरेक्ट हम उस जगह भेज देंगे जहाँ पर हमको वेल्डिंग करना है और ये इस प्रकार से कुछ वेल्डिंग पार्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से काम की बात क्या है सर? काम की बात ये है कि आपको पूछेगा थर्मिट वेल्डिंग का तापमान कितना होता है। थर्मिट वेल्डिंग का तापमान कितना होता है? तो थर्मिट वेल्डिंग का तापमान होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। इसमें किसका उपयोग करते हैं वेल्ड करने के लिए? तो सर साचे का उपयोग करते हैं। इसमें वेल्ड करने के लिए मोल्ड का उपयोग करते हैं, मोल्ड का उपयोग करते हैं, साचे का उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेटल होते हैं? तो सर एल्यूमिनियम का पाउडर होता है और मेटल के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का पाउडर होता है और मेटल के ऑक्साइड होते हैं। ठीक, कहाँ यूज करते हैं? तो सर रेलवे ट्रैक में यूज करते हैं इसका, रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ में जो बड़े बड़े शाफ्ट हैं, बड़े बड़े बेरिंग हैं, इनको जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। तो बड़े शाफ्ट, बड़े बेरिंग या रेलवे ट्रैक तो रट ही लेना। ठीक है, बड़े शाफ्ट, बड़े बेरिंग और रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। क्लियर है? बस इतनी बातें याद रखना है, इसके बाद हमें इसमें बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। और यहीं पर आपका होता है वेल्डिंग प्रोसेस या टाइप्स ऑफ वेल्डिंग खत्म। यहीं पर होता है वेल्डिंग प्रोसेस या टाइप्स ऑफ वेल्डिंग खत्म। क्लियर है जी? चलिए
आगे देखते हैं कुछ वेल्डिंग के बेसिक टर्म हैं। इससे वैसे तो हमारे सिलेबस में ये नहीं दिया, लेकिन इनकेस अगर कोई क्वेश्चन बेसिक टर्म से आ जाए तो हमको ये ध्यान रखना है कि वेल्डिंग करने के बाद में देखो ये हमारे पास में वर्क पीस है, ये हमारे पास वर्क पीस है, एक वर्क पीस ये है जिनको हमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद कुछ ऐसा हमें नज़र आ रहा है, ये चीज़ जोड़ने के बाद कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये जो सतह के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम मशीनिंग ऑपरेशन लगा के काट के अलग कर देते हैं, इस हिस्से को हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट। इस हिस्से को हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट, जिसको हम काट के अलग कर देंगे। और सर जी वेल्डिंग की जो ऊपरी सतह होती है उसको हम बोलते हैं फेस, उसको हम बोलते हैं फेस। और ये फेस और वर्कपीस जिस बिंदु पर आकर मिलता है उस बिंदु को हम बोलते हैं टॉय, उस बिंदु को हम बोलते हैं टॉय। और सर जॉब के अंदर जो मटेरियल भरा जाता है, जॉब के अंदर जो मटेरियल भरा जाता है, जो जॉब के अंदर मटेरियल भरा जाता है वो थ्रॉट पोर्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? थ्रॉट पोर्शन कहलाता है, ठीक है। और इस फेस से जो अधिकतम दूरी होगी वो रूट या जड़ कहलाती है। इस फेस से जो अधिकतम दूरी होगी वो रूट कहलाती है या जड़ कहलाती है, वो रूट कहलाती है या जड़ कहलाती है। और जहाँ वेल्डिंग जोड़ने के बाद में भी मेटल कुछ गर्म हो जाता है, कुछ दूरी तक गर्म हो जाता है, उस जोन को हम कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। उस जोन को हम क्या कहते हैं सर जी? हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें। पेनेट्रेशन अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये जो थ्रॉट वाला हिस्सा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो पेनेट्रेशन कहलाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी जो है वो पेनेट्रेशन कहलाती है। मतलब ये वाले पोर्शन से लेके यहाँ तक का हिस्सा पेनेट्रेशन कहलाता है, ठीक है। ये पेनेट्रेशन कहलाएगा। इसके बाद में ये जो फिलर मटेरियल आपने फिल किया है उसको हम बीड कहते हैं। फिलर मटेरियल जो आपने फीड किया है उसको हम क्या कहते हैं? बीड कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगले डायग्राम। ये बेसिक टर्म हो गया। ये टाइप्स ऑफ जॉइंट में देखो ये जो आपने फिलर मटेरियल फिल किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? बीड कहते हैं, ठीक है। तो बीड क्या कहलाता है सर जी? बीड क्या कहलाता है? जो आप फिलर रॉड से फिलर मटेरियल डाल रहे हैं, फिलर मटेरियल डाल रहे हैं, वो बीड कहलाता है। अगला एक वर्ड आता है डिपोजिशन रेट। डिपोजिशन रेट, डिपोजिशन रेट क्या कहलाता है? तो डिपोजिशन रेट का मतलब है कि आप एक सेकेंड में या एक घंटे में, एक घंटे में या एक सेकेंड में कितने केजी फिलर रॉड फिल कर रहे हैं। एक घंटे या एक सेकेंड में या एक मिनट में कितने केजी फिलर रॉड फिल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन रेट। उसको हम डिपोजिशन रेट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ जॉइंट देखें हम, कुछ जॉइंट देखें हम, कुछ जॉइंट देखें हम, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट में अगर किनारे से किनारे, ये किनारे से आपकी एक किनारे मतलब एज टू एज, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? किनारे से किनारे, एज टू एज, एज टू एज अगर जॉइंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड बट जॉइंट। इसको हम बट जॉइंट कहते हैं। अगर कॉर्नर से कॉर्नर जॉइंट करता है, अगर कॉर्नर से कॉर्नर जॉइंट करता है तो इसको हम कॉर्नर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और अगर ये खड़ी से खड़ी पूरी एज, पूरी एज से एज, इस प्रकार से नहीं, पूरी एज से एज ऐसी खड़ी जुड़ती है तो इसको एज जॉइंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एज जॉइंट। एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के ऊपर सोखे वेल्ड किया जाता है तो इसको कहते हैं लेप जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं सर? लेप जॉइंट। और जब एक सरफेस के दूसरे, एक जो वर्कपीस है वो दूसरे वर्कपीस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, जिसमें एक सरफेस का कॉर्नर, एक सरफेस के दोनों कॉर्नर दूसरी सरफेस के एज के साथ वेल्ड करें। देखो यहाँ पर दोनों सरफेस के कॉर्नर है, दोनों वर्कपीस के कॉर्नर है, लेकिन यहाँ पर दोनों वर्कपीस के कॉर्नर नहीं है। एक वर्कपीस के दोनों कॉर्नर और दूसरे वर्कपीस की एज आपस में जुड़ती हों तो उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? टी जॉइंट कहते हैं। उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? टी जॉइंट कहते हैं। तो सर बट जॉइंट, लेप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट और टी जॉइंट आपको अगर डायग्राम बना के दे दिया है और पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लेप जॉइंट है, कौन सा बट जॉइंट है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि सर यहाँ से कौन सा लेप जॉइंट है, कौन सा बट जॉइंट है।
क्लियर है? यहाँ से हम लेप जॉइंट और बट जॉइंट को आसानी से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट, और भी यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बोला सिंगल स्क्वायर ग्रू, सिंगल स्क्वायर वेल्ड, ठीक है। सिंगल स्क्वायर वेल्ड मतलब यहाँ पर जो एक स्क्वायर दिख रहा होगा इसको बोलेंगे सिंगल स्क्वायर ग्रू वेल्ड जॉइंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साइड पर तो फ्लैट है लेकिन दूसरे साइड पर कुछ झुका दिया गया है, इसको बोला जाता है बेवल ग्रू, इसको बोला जाता है बेवल ग्रू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस एज की एक साइड तो सीधी है लेकिन दोनों साइड के दोनों कॉर्नर को झुका दिया गया है, इसको बोला जाता है डबल बेवल ग्रू, इसको बोला जाता है डबल बेवल ग्रू। अब यहाँ अगर दोनों साइड को झुका दिया जाए, दोनों एज को झुका दिया जाए तो ये वी शेप का दिखता है, इसलिए इसको बोला जाता है वी ग्रू, इसको वी ग्रू बोला जाता है। अब इसमें बीच से दो तरफ इस प्रकार से वी बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड डबल वी ग्रू। वी ग्रू का एंगल पूछ लिया जाता है कभी कभी, याद रखेंगे 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे हैं वी खत्म हो गया है ना, फिर से ये सिंगल फ्लैट आया ये वाला पोर्शन जैसे, और इसको आप यहां से आधा मोड़ रहे हैं, बस आधा मोड़ रहे हैं, तो ये कुछ जे जैसे बना नजर आ रहा होगा, तो इसको बोलते हैं जे ग्रू, इसको बोलते हैं जे ग्रू। उसी प्रकार से अगर ये दोनों तरफ जे बना दिया आपने, ऐसा दोनों तरफ जे बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं डबल जे ग्रुप, इसको बोलते हैं डबल जे ग्रुप। और ये चारों तरफ इधर भी बन गया, इस साइड पर भी जे बन गया और इधर पर भी जे बन गया, तो ये आपको यू आकार नजर आ रहा होगा जो अगला दिख रहा है, इधर भी जे बन गया इधर भी जे बन गया, तो ये यू आकार, इसको यू बोला जाता है, यू ग्रू बोला जाता है। और यहाँ पर अब दोनों तरफ आपने जे दोनों साइड दे दिया, मतलब 4 जे बना दिया, तो ये कहलाएगा डबल यू टाइप, ये क्या कहलाएगा? डबल यू टाइप। अब यहाँ पर हल्का सा देखो, ये इसी के जैसे सेम इसके जैसे बेवल किया गया है, इसको स्ट्रेट रखा गया है और इसको हल्का सा घुमाया गया है, लेकिन स्ट्रेट नहीं घुमाया, ये कर्व में घुमाया गया है। किस में घुमाया गया सर? एक कर्व में घुमाया गया है, कर्व के फॉर्म में घुमाया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे फ्लेयर बेवल ग्रू, ठीक है। यहाँ पर फ्लेयर बेवल ग्रू है, और ये जो दिख रहा है आपको वी आकार का फ्लेयर बेवल ग्रू दिख रहा है, ये किस आकार का है सर? वी आकार का फ्लेयर बेवल ग्रू दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका बट जॉइंट कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है? बट जॉइंट, एज टू एज कनेक्ट हुआ है ना, तो बट जॉइंट है ये, है ना, ये बट जॉइंट है, ठीक है। तो ये कुछ जॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखना है, जिसमें से वी का एंगल पूछ लिया जाता है। डायग्राम डायरेक्ट दे देगा कि बताओ निम्नलिखित में से आपको डबल यू का डायग्राम कौन सा है, या आपको डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा ये डायग्राम किस चीज़ का है, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोल्डिंग और ब्रेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोल्डरिंग और ब्रेंजिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेंजिंग। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोल्डिंग एंड ब्रेंजिंग, ये भी जॉइंट के टाइप हैं, सोल्डिंग और ब्रेंजिंग, सोल्डिंग और ब्रेंजिंग, ठीक है। आप नाम से समझ में आ रहा है कि सर सोल्डिंग जो है, सोल्डरिंग जो है आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में अधिकांश इसका उपयोग किया जाता है सोल्डरिंग का, ठीक है। ब्रेंजिंग भी देखा होगा। ये जो ब्रेंजिंग है, ये ब्रेंजिंग परमानेंट जॉइंट में आता है, परमानेंट जॉइंट में आता है, बट ये जो सोल्डरिंग है ये सेमी परमानेंट में आता है, सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट में आता है, ठीक है। सोल्डरिंग में जो हम फिलर मटेरियल यूज करेंगे, सोल्डरिंग में जो हम फिलर मटेरियल यूज करेंगे, फिलर मटेरियल, इस फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, मतलब गलनांक बिंदु का ताप, ठीक है। फिलर रॉड के गलनांक बिंदु का ताप, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, गलनांक बिंदु का जो ताप होता है, यह तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। बट ब्रेंजिंग में जो फिलर मटेरियल यूज करेंगे, ब्रेंजिंग में जो फिलर मटेरियल यूज करेंगे, इस फिलर मटेरियल में जो फिलर मटेरियल का गलनांक बिंदु है,
जो गलनांक ताप है, जिस ताप पर वह मेल्ट होगा, वह 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का होता है। वह 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का होता है। सर इस फिलर मटेरियल, सोल्डिंग में फिलर मटेरियल, जो फिलर मटेरियल है, जो फिलर रॉड है, इस फिलर रॉड को सोल्डर कहते हैं। इस फिलर रॉड को सोल्डर कहते हैं। और ब्रेंजिंग में जो फिलर मटेरियल की जो फिलर रॉड है, जो फिलर रॉड है, इस फिलर रॉड को स्पेल्टर कहते हैं। स्पेल्टर कहते हैं, ठीक है। इस रॉड को क्या कहते हैं सर? स्पेल्टर कहते हैं। सर जी जो सोल्डिंग मटेरियल में जो सोल्डर होता है, यह लेड व टीन का बना होता है। लेड व टीन का बना होता है। लेड व टीन का बना होता है। लेड व टीन का बना होता है, जिसके अलग अलग काम के लिए अलग अलग लेड और टीन का परसेंटेज होता है, ठीक है। लेड और टीन का बना होता है। साथ ही साथ में हमको याद रखना है कि सर जी यहाँ पर ये आपने देखा होगा, जब आप इसको वेल्ड मतलब सोल्डर करते हैं, तो सोल्डर लगाने से पहले एक केमिकल का यूज़ करते हैं, जो केमिकल यहाँ की सफाई करने का काम करता है, ठीक है। उस केमिकल को हम बोलते हैं फ्लक्स। उसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो सोल्डिंग में जो फ्लक्स यूज होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा ZnCl होता है। HCl तथा ZnCl2, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लक्स यूज होगा वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, इधर पर जो फ्लक्स यूज होगा, फ्लक्स मतलब जो सफाई करने का काम आता है, या फ्लक्स मतलब जो वेल्ड जॉइंट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो फ्लक्स यूज किया जाता है वो फ्लक्स बोरेक्स कहलाता है, या बोरिक एसिड का बना होता है, बोरिक अम्ल का बना होता है, ठीक है। बोरेक्स या बोरिक अम्ल का बना होता है, बोरेक्स या बोरिक अम्ल का बना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है HCl और ZnCl2 का होता है, जिसको सुहागा भी बोल सकते हो आप, ठीक है, सुहागा भी बोल सकते हो। और यहाँ पर बोरेक्स या बोरिक अम्ल का होता है, ये बोरेक्स या बोरिक अम्ल का होता है, ठीक है। इसको हम सुहागा भी बोल सकते हैं, सुहागा भी यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। बट ZnCl और यहाँ पर बोरिक एसिड या बोरिक अम्ल। काम की बात यह है कि सर ये जो दोनों वेल्डिंग है ना, ये दोनों वेल्डिंग में जो फिलर रॉड है वो केशिकत्व के कारण अपने मटेरियल को फिल करती हैं। मतलब यहाँ पर जो फिलर रॉड है वो केशिकत्व के कारण धातु को अंदर डालती हैं। केशिकत्व के कारण धातु को अंदर डालती हैं। मतलब सोल्डिंग और ब्रेंजिंग में जो फिलर रॉड है वो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह फिलर रॉड या जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इन हमारे पास 3 जॉइंट हो गए, सोल्डिंग, ब्रांचिंग और वेल्डिंग। इनमें मजबूत जॉइंट कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे सर जो वेल्डिंग है वो सबसे मजबूत होती है, उसके बाद ब्रेंजिंग होती है, उसके बाद सोल्डिंग होती है। अगर आपको पूछ लेगा कि तापमान सबसे ज़्यादा किस में लगता है, तो सर वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा तापमान लगता है, उससे कम ब्रेंजिंग में लगता है और उससे कम सोल्डिंग में लगता है, ठीक है। तो ये था आपका सोल्डिंग और ब्रेंजिंग, और यहीं पर होता है आपका वेल्डिंग वाला पोर्शन खत्म। क्लियर है? इसके बाद अपन अगली क्लास में देखते हैं ना। इसके बाद अपन अगली क्लास में देखते हैं।